हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी टेक आईटीआई डिप्लोमा चैनल में। आपके सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम, सीआईटीएस एग्जाम, आईटीआई के रिलेटेड एग्जाम, डीआरडीओ, इसरो, यूपीएनएल, जो भी एग्जाम आपके मैकेनिकल के लिए जो हम आपको क्वेश्चन एमसीक्यू करा रहे हैं निम्न के, वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण है। आपको उनको एक बार पढ़कर जरूर जाना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है, क्यों सतह प्लेट तनाव मुक्त कास्ट स्टील कास्ट आयरन से बनी होती है? भाई, कास्ट आयरन में गुण क्या होता है? चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। जो हम 21 में पढ़ रहे थे, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। क्षण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। इसका जो ऑप्शन है, इसका 21 में का हमारा सी सही हो जाएगा। विकृति को रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है, समायोजित समांतर ब्लॉक या एडजस्टेड पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? लाभ पूछा, ऑप्शन में दे रखा विभिन्न कोणों को निर्धारित करने के लिए, विभिन्न कोण को निर्धारित करने के लिए, विभिन्न गहराई को निर्धारित करने के लिए, विभिन्न लंबाई को निर्धारित करने के लिए, विभिन्न ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए। तो हम पहले पैरेलल ब्लॉक आपको दिखा देते हैं। पैरेलल ब्लॉक, ये आपको पैरेलल ब्लॉक है, ये आपको पैरेलल ब्लॉक दे रखा है पूरा। इसमें जो हमारा दे रखा है पैरेलल ब्लॉक, देखो ये हम देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ऊंचाई है, यहाँ से लेके यहाँ बढ़ जाती है। अगर जैसे इसको हम थोड़ा सा इधर स्लाइड कर दें तो इसकी ऊंचाई में अंतर आ जाएगा। तो हम जब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, तो उसका हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही हो जाएगा। इसमें विभिन्न ऊंचाई को निर्धारित कर सकते हैं। पैरेलल ब्लॉक का क्या काम है? किसी को समांतर लाइन खींचने के लिए मार्किंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम आता है। हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है, फाइलिंग के फेस पर चाक क्यों लगाई जाती है? फाइलिंग के फेस पर चाक इसलिए लगाई जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी फाइलों में कुछ मटेरियल चला जाता है। जो कटिंग हम करते हैं माइल्ड स्टील किसी को भी, उसके कुछ मटेरियल चला जाता है जिससे उसके दांतों में फंस जाता है। उस फंस से वो दांतों को निकालने के हम चाक लगाते हैं। चाक लगाने से क्या होता है, इनकी वो जो हम क्रिया करते हैं चाक लगाना, ये क्या है? तो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? अधिकतर दबाव को कम करने के लिए, चीपिंग हटाने की दर बढ़ाने के लिए, पेनिट्रेशन पीनिंग को कम करने के लिए, पेनिट्रेशन पीनिंग को बढ़ाने के लिए। ये जो पीनिंग होती है, पीनिंग वही होता है जो मैंने बताया था, धातु का कण फाइल में अटक जाता है, वो निकलता नहीं है। और जो हम फाइलिंग का यूज करते हैं तो धातु जो मेटल हमें दिया गया है उसमें जब हम फाइलिंग करते हैं तो उसको स्क्रैच कर देता है, फिनिश नहीं कर पाता है। तो इस प्रक्रिया को हम 23 में का ये पेनिट्रेशन और पीनिंग को कम करता है। क्योंकि पेनिट्रेशन पीनिंग कम कर देंगे तो चौक भर देंगे तो जो मटेरियल है वो धीरे धीरे निकल जाएगा इस चौक के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं वो हम बताते हैं। मुलायम धातु को काटने के लिए, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन सी है हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन डी है कंडक्ट और पतले ट्यूब को काटने के लिए। जो फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का जो उपयोग करते हैं, हम आपको मैंने पहले क्लासों में बताया था कि जो पिच के अनुसार हमारा सबसे फाइन होगा 0.8 mm पिच वाला। तो उसका क्या काम होता है? 0.8 mm पिच वाले का जो कंडक्ट पाइप तथा अन्य पतले ट्यूब या सीट मेटल के कार्य में इसका यूज करते हैं इस ब्लेड का। तो हमारा 24 में का डी सही हो जाएगा। इसकी फाइन पिच कितनी होती है? 0.8, कितनी? 0.8 mm। हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है, M10 इंटू 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी गणना करने के लिए एक सूत्र होता है। वो सूत्र मैं बता देता हूँ, सूत्र क्या होता है। तो वो सूत्र हमारा जो होता है वो मैं भी बताता हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा दबा देते हैं इधर। तो इसका जो सूत्र होता है सिर्फ ये होता है कि अगर हम टेप ड्रिल साइज़ निकालेंगे, टेप ड्रिल साइज़ बराबर होगा जो इसका डाया दे रखा होगा, टेप डाया जो टेप करना, -2 इंटू डी। डी क्या है? डी एक गहराई है। या फिर हो जाएगा टेप डाया -2 इंटू 0.61 गुणा पिच। या फिर हो जाएगा हमारा, अगर देखो आमतौर पर ज़्यादातर यूज करते हैं लोग जब मशीन करते हैं, माइनस वो पिच ही घटा देते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र होगा। तो इसमें जब हम सूत्र को सॉल्व करेंगे तो कम से कम हमारा, जब हम पहले वाले से सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, 8.475। और जब दूसरे सॉल्व करेंगे ये वाले से, ये वाला जो आमतौर से यूज करते हैं जब मशीनिंग में, इसी का यूज ज़्यादातर करते हैं, तो इसका आएगा 8.475।
7.5। ठीक है, बट इस क्वेश्चन ये गलत हो जाता है, इसका रॉन्ग आंसर दे रखा है। हमारा ये वाला सही होना चाहिए था, बट ये हमारा सही नहीं होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 25 दे रखा है ये गलत दे रखा है, मगर आपको ये वाला सही लगाना होगा 8.8 mm। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 8.8 mm लगाना पड़ेगा। याद करने के लिए 10 में से 1.2 घटाना है, यानी 5 को छोड़ देना। तो हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। सभी को पता है ये माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, या स्लाइडिंग के या स्क्रू नट का है, रैक एंड पिनियन का, वन व्हील का, तो सबको पता है। ये जो हमारा है 20 सही हो जाएगा, तो हमारा 20 हो जाएगा 26 का। हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछ रहा है डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसा मापा जा सकता है। तो हमें बताएगा ये जो हमें दिया है डेप्थ वाला, तो लंबी स्लीव के द्वारा, लंबी स्पिंडल के द्वारा, समझ बेस के द्वारा, एक्सटेंशन रॉड के एक सेट द्वारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का डी सही हो जाएगा, एक्सटेंशन रॉड के सेट के द्वारा हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये हमने जूम कर लिया। अब पूछो इसकी रीडिंग क्या, बता पाओगे आप इसकी रीडिंग? तो हम आपको बताते हैं इसकी रीडिंग। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 7 तक चली, तो ये इंच वाला है, तो 0.700 ये मुख्य स्केल पे देखने। ठीक है, अब छोटे भाग का ये जो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, बड़े भाग को देखेंगे। तो 7 से एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना कितना कहाँ तक गया? सिर्फ और सिर्फ हमारा एक बड़ा खाना कितना गया बताओ? ये गया 0.050। और छोटा खाना कितना गया? छोटा खाना ये यहाँ से देखो, ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये छोटा खाना दिखा रहा हूँ, ये जो छोटा खाना एक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक ही तो है। तो हम इसमें देखते हैं, जब एक है तो हमारा ये हाफ खाने का मान होता है 0.025। ठीक है, अब वर्नियर का कौन सा भाग मिल रहा है भैया? वर्नियर का कौन सा भाग मिल रहा है? तो आपको बता दिया जाए कि वर्नियर का कौन सा भाग मिलेगा। तो हम बता रहे हैं कि वर्नियर का 10, 11, 12वां भाग मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? 12वां भाग। तो हम जब 12वां भाग लिख रहा था, लिस्ट काउंट की 12 से गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 12 गुणा 0.00, ये तो लिस्ट काउंट होती है इसकी, तो हो जाएगा 0.012। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने के बाद देखो तुम्हारे सामने जोड़ते हैं, इनको जोड़ने के बाद और सिर्फ ये आ जाएगा 0.787 इंच। तो हम ऑप्शन में देखते हैं इसको, तो जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा ये 28 दे रखा था, ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा, ये नहीं है, ये देखते हैं, ये लग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का बी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29वां कह रहा है कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो भैया ऑप्शन जरूर पढ़ने पड़ेंगे, ऑप्शन तो जरूर पढ़ेंगे। इनसाइड कैलिपर, आउटलेट कैलिपर, आउटसाइड। ये एक ही है, फ्रंट जॉइंट कैलिपर है ये तीनों के तीनों। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, भैया ये क्वेश्चन नंबर 29 का डी सही हो जाएगा। ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर ये बहुत फाइन माप ले सकता है इनके मुकाबले। हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछ रहा है मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। आपको पता कास्ट आयरन का गुण क्या होता है? तो अभी पहले हम पढ़ लेते हैं। सेल्फ लुब्रिकेशन या स्वयं लुब्रिकेशन होता है, अधिक कठोरता बनाई जाती है, सटीकता बनाए रखें, या थर्मल का विस्तार कर सकते हैं। भैया एक ही गुण मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें एक ही गुण हमें नजर आ रहा, ये हमारा सेल्फ लुब्रिकेशन है, स्वयं लुब्रिकेशन होता है, इसलिए मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और भी इसलिए बनाया जाता है इसमें विकृति नहीं आए। हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछ रहा है फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु को चिप्स को हटाने की विधि क्या होती है? क्या होती है? जब चिप्स हटाते हैं तो किसी ब्रश से हटाते होंगे ना, तो ऑप्शन पढ़ो। ब्रश ये भी सही हो सकता है, वायर ब्रश ये भी सही हो सकता है, कॉपर स्ट्रिप ये भी सही हो सकता है, चॉक पाउडर ये सही नहीं हो सकता, ये तीनों में से कोई सा एक हो सकता है। तो हम आपको जानकारी बता दें कि हमारा कॉपर स्ट्रिप वो विधि होती है जिससे हम हटाते हैं, वो कॉपर के तारों से बना होता है, उससे हटाया जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछ रहा है छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। भैया क्राउनिंग क्या होती है? भैया छेनी होती है ये, ठीक है, वो थोड़ा सा उत्तल बनाई जाती है, उसकी जो नीचे की जो होती है,
और ये उत्तल का काम क्या होता है, बस जहाँ हम काटें वहीं काटती है, बाकी कोने कुछ नहीं करते हैं उसके। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, तो कोई हमारे जो 32 में का ऑप्शन है पहला, छेनी के फिसलन को रोकने के लिए, कोने की खुदाई को रोकने के लिए, छेनी को सीधा रखना, स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति दें, कटिंग एज के कार्य में घूमने दें। तो हमें पता है कि जब इसलिए दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 32 का बी सही हो जाएगा कि कोने की खुदाई को रोकने के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछ रहा है कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। दोबारा से मैं पढ़ा के बता देते हैं, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। एनिविल, बैरल, स्पिंडल, रेस्टर, स्टॉप। तो हम आपको इसका थोड़ा सा पैराग्राफ दिखाते हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा सा जूम करते हुए दिखाते हैं। ये देखो, दिखा दिया। तो हम आपको बता देते हैं, ये एनिविल है, स्पिंडल है, थिम्बल, ये जो दे रखे हैं आप देख लो। देखो ये है, इससे मिलता हो कौन सा मेजरिंग भाग है, भैया ये ही एनिविल है। स्पंडल भी हो सकता है नहीं, मगर वो इससे छूता है, ये मेजरिंग भाग है, इससे छूने के बाद ही मेजरिंग हो सकती है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये था, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। भाई फिट तो वही होता है, एनुअल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ए सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछ रहा है मशीनिंग स्पंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है आर्बर द्वारा, ऑप्शन बी दे रखा सॉकेट द्वारा, ऑप्शन सी स्लीव द्वारा, ऑप्शन डी विशेष कैलिपर द्वारा। तो भैया सॉकेट और स्लीव के द्वारा तो रोका जाता है, मगर पहले से ही एक लगा होता है जिसे हम आर्बर बोलते हैं। हमारा 34 का ए सही हो जाएगा, आर्बर द्वारा ड्रिल चक को पकड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे पूछ रहा है कौन सी ड्रिल मशीन से स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, बहुत ऑप्शन है। पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, डी ड्रिलिंग मशीन, संवेदक बेंच ड्रिल मशीन। भैया हम बताते हैं, पिलर ड्रिलिंग मशीन का हेड वही की वहीं होता है, गैंग ड्रिल का भी वहीं होता है, ये जो सेंसिटिव का वहीं होता है, बस रेडियल का हो सकता है। और कैसे मैं डिफाइन करता हूँ, मैं इसका पहला चित्र लेकर आया हूँ। ये चित्र है, ये हमारी रेडियल है, रेडियल ड्रिल मशीन। देखो इस रेडियल ड्रिल मशीन से इसकी हाइट को ऊपर नीचे की जा सकती है, छोटी बड़ी की जा सकती है। और ये जो हमारा रेडियल आर्म है, इसको हम इधर या इधर घुमा सकते हैं। और जो हमारा ये रेडियल आर्म पर स्पिंडल हेड लग रहा है, इसको हम दाएं बाएं इधर इधर घुमा सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा हमारा 35 में का हमारा जो है सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसके स्पिंडल कॉलम के पास और दूर कर सकते हैं। तो हमारा 35 का सी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे पूछ रहा है किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो भैया हमने बहुत स्क्रू थ्रेड के बारे में बताएंगे आगे भी हम। ये जो क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, तो इसमें और इसमें ये बी एस डब्ल्यू सही हो जाएगा। इसी के जो है क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, हल्का सा राउंड किया जाता है। 36 में का सी सही होगा हमारा। तो 37 में चलते हैं। 37 में हमसे पूछ रहा है टेप ड्रिल साइज की गणना का सूत्र बताएं। अभी मैंने बताया था टेप ड्रिल साइज का, फिर भी हम इसमें देख लेते हैं। पहला देखा टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाय माइनस 2 डेप्थ, ये तो पहला ही सही होगा ना। 37 का पहला सही हो जाएगा, बाकी तो प्लस माइनस कर रखे वो सही नहीं। 37 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम चलते हैं। पूछा है एंगल प्लेट में रिब क्यों प्रदान किए जाते हैं। भैया पहले तो ये पता पड़े कि रिब होते क्या है, रिब्स होते क्या है एंगल प्लेट में। एंगल प्लेट कैसी होती है, देखो एंगल प्लेट 90 डिग्री होती है, ठीक है। अब ये रिब्स क्या होती हैं और रिब्स क्या प्रदान करती हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है समतलता प्रदान करने के लिए रिब्स। पहले तो रिब्स का मतलब पता नहीं, विकृति को रोकने के लिए, चौरस प्रदान करने के लिए, या मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो हम आपके पहले इसके चित्र पर ले जाते हैं। तो आपको चित्र मिल गया होगा। तो चित्र पर जब हम चलेंगे तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको जूम कर लिया। और जब हम चित्र पर चलेंगे, देखो एंगल प्लेट है, ये एज एंड मशीन स्क्वायर। भैया आपको बता दिया जाए कि ये जो बाहरी सरफेस है, बाहर की, इसको मशीन करी गई है, जो अंदर की सरफेस है इसकी मशीनिंग नहीं की गई है। तो रिब्स क्या होता है, सपोर्ट लगाने की। जो 90 डिग्री है ना, जैसे 90 डिग्री इसका सपोर्ट लगाने से, 90 डिग्री इसको सपोर्ट लगाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर सपोर्ट लगाने की लगा दी है, इसी को रिब्स बोलते हैं। देखो इसलिए लगा दी भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी गिरने से थोड़ा सा विकृति आने की बहुत संभावनाएं होती हैं, तो उसके लिए ये लगा दिया जाता है कि वो संभावनाएं ख़त्म हो जाए। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये जो 38 में का पूछा गया है, एंगल प्लेट में रिब्स क्या प्रदान किए जाते हैं। देखो क्वेश्चन में ऑप्शन में बहुत दिए हैं, समतलता प्रदान करना, विकृति को रोकना, चौरस, ये कोई सा नहीं है। हमारा है 38 में का
विकृति को रोकने के लिए, 38वें का विकृति को, आपको रिब्स के बारे में एक बार दिख जाए चित्र तो आप विकृति को रोकने को भी लगा दोगे। तो हमारी इस क्लास का वहीं संपन्न होता है। हम अगली क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कुछ थोड़े से क्वेश्चन लाएंगे, उसमें थोड़ा सा रिवाइजिंग हो जाएगा आपका, बस कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें।